हेलो फ्रेंड्स, स्वेल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। और दोस्तों साथ साथ जानेंगे कि किस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से ही बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं। यानी पॉइंट एक ही होगा और आपको किस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा और किस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न किस तरीके से आएंगे। और साथ साथ दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न बन के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से पहला प्रश्न दिया हुआ है कि महाभारत के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महाभारत के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कि महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। और अगर आपसे यही एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय पूछ लिया जाए कि महाभारत के लेखक हैं तो 4 ऑप्शन दे देगा, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने दे दिया महर्षि वेदव्यास, ठीक है, यहाँ पे वाल्मीकि दे दिया, ठीक, यहाँ पे दे दिया कौटिल्य, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे डी ऑप्शन में दे देते हैं यहाँ पे मेगास्थनीज। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो राइट आंसर हो आपको वो लिखना है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा महाभारत के लेखक हैं, ए ऑप्शन देखा, बी ऑप्शन देखा, सी ऑप्शन देखा और डी ऑप्शन देखा, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा तो उस ऑप्शन को दोस्तों आपको आंसर बुक में लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों समझिए यहाँ पे किस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको बस पॉइंट याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर हो गया महाभारत के लेखक कौन है, तो आपको नाम याद रखना है महाभारत और महर्षि वेदव्यास। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चाहे ये ऑब्जेक्टिव में आए तब भी आप इसको सही कर लेंगे, चाहे लघुत्तरी में भी आए, चाहे अति लघुत्तरी में भी आए, तब भी आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पर कि प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 महाकाव्य आपसे पूछे जा रहे हैं। तो प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य हैं, पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण के रचनाकार कौन है, तो रामायण के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि। और यहाँ पे महाभारत के रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास जी। ठीक, क्लियर यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पद्मावत की रचना किसने की। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी कभी पूछ लेगा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप रचना का नाम याद रखिएगा। ठीक, या कभी कभी पूछ लेगा कि पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, तो इतना तो आप समझ रहे होंगे। इससे पहले की वीडियो में भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और किस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में किस काल से संबंधित वर्णन मिलता है। यानी कौटिल्य की जो रचना है उसका क्या नाम है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, कौटिल्य के अन्य नाम क्या हैं, कौटिल्य के अन्य नाम दोस्तों होते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौटिल्य या चाणक्य के अन्य नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे कौटिल्य का अन्य नाम हो जाएगा चाणक्य और विष्णुगुप्त। यहाँ पे इनकी पुस्तक कौन सी थी, इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है राजनीति से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजनीति से रिलेटेड है। और इसमें किसके समय का वर्णन किया गया, तो इसमें जो है मौर्य काल का वर्णन इसमें हमें मिलता है। ठीक है, और मौर्य काल का वर्णन जो मिलेगा तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसमें जो वर्णित किया गया है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का पूरा वर्णन दिया है। और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का शासक बनाने में किसने हेल्प की थी, तो कौटिल्य ने, यानी चंद्रगुप्त, तो यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य ने हेल्प की थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने किसको हराया था, तो चंद्रगुप्त ने नंदवंश के शासक घनानंद को हराया। और घनानंद को हराने के बाद क्या किया, भारत में नंदवंश का पतन हुआ और भारत में एक नवीन राजवंश यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, मगध पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये पॉइंट। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों चरक संहिता जो पुस्तक होगी ये चिकित्सा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जितने भी आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथी हों उन सब में आप इनको शेयर करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो प्राचीन सामग्री होती है, इसे समझिए। ठीक है, पुरा माने होता है प्राचीन और तत्व माने होती है सामग्री। तो पुरातात्विक स्रोत के 2 नाम हो जाएंगे, एक हो जाएगा अभिलेख, दूसरा हो जाएगा सिक्के।
ठीक है। तो अभिलेखों के माध्यम से और सिक्कों के माध्यम से क्या होता है, प्राचीन समय के विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि फाहियान किस वंश के शासनकाल में भारत आया। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो यहाँ पे फाहियान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं यहाँ पे, तो ये गुप्त साम्राज्य के यानी गुप्त वंश के ये शासक हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसके शासनकाल में भारत आया है, तो ये आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कब आया, 5वीं शताब्दी में। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि इतिहासकारों ने किन माध्यमों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है, यानी भारतीय इतिहास जानने के स्रोत यहाँ पर कौन है, जो इतिहासकारों ने बताया। तो इतिहासकारों ने जिन माध्यमों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वे निम्नवत हैं, यानी निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आते हैं अनैतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, और धार्मिक ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद हो जाते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद आएंगे विदेशी यात्री और लेखकों के विवरण, उसके बाद पुरातत्वबंधी साक्ष्य यहाँ पे। ठीक है, तो अनैतिहासिक ग्रंथ हो जाएंगे, यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद पुरातात्विक और अनैतिहासिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों में क्या होगा, ब्राह्मण साहित्य होगा, ठीक, जैन साहित्य होगा हमारे पास, और उसके साथ साथ हमारे पास है बौद्ध साहित्य। तो इन सभी साहित्यों के माध्यम से क्या होगा, तो हमें प्राचीन भारतीय समय के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। विदेशी लेखक, तो विदेशी लेखक कौन थे, अरबी आए, यूनानी थे। ठीक है, और उसके बाद चीनी लेखक, तो दोस्तों अरबी लेखक, यूनानी लेखक और चीनी लेखक, इनके ग्रंथों से क्या हुआ, प्राचीन भारत के विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला आता है 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पर कोई भी 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाता है मेगास्थनीज और दूसरा आता है फाहियान। मेगास्थनीज की एक रचना थी इंडिका। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है किसी एक वेद का नाम लिखिए। तो किसी एक वेद का नाम आपको लिखना है, तो चारों वेदों के नाम आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपसे पूछ रहा है किसी एक वेद का नाम, तो जिस वेद का आप नाम लिखना चाहें उस वेद का नाम लिख दीजिए। अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन वेद, तो हो जाएगा ऋग्वेद। भारतीय संगीत का जनक हो जाएगा दोस्तों सामवेद। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आएगा प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, यानी अष्टाध्यायी जो है ये क्या है, ये प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसके लेखक पूछ रहे हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों पाणिनि। याद रखिएगा दोस्तों नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि किन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे धार्मिक ग्रंथों की बात चल रही है। ठीक है, और हमारे पास धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर 3 तरीके से मौजूद हैं। पहला आता है वैदिक साहित्य, ठीक, उसके बाद बौद्धिक साहित्य यानी बौद्ध साहित्य, उसके बाद आता है जैन साहित्य हमारे पास। ठीक है, तो इन वैदिक साहित्य में आप जाएंगे, वेद मिलेंगे, पुराण मिलेंगे, उपनिषद मिलेंगे, यहाँ पे अरण्यक ग्रंथ मिलेंगे। ठीक, उपनिषद, अगर बौद्धिक साहित्य में आप जाएंगे तो यहाँ पे त्रिपिटक होते हैं। ठीक है, जैन साहित्य और बौद्धिक साहित्य से भी हमें प्राचीन समय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक, तो जिस काल की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त हुआ उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिएगा दोस्तों क्या है, कोई लिखित विवरण हमें प्राप्त, सामग्री है लेकिन कोई रिटर्न में वहाँ पे हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है इतिहास क्या है, समझिए। तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ये हो गया प्रागैतिहासिक काल, कोई भी लिखित विवरण नहीं प्राप्त है, लेकिन इतिहास में क्या होगा, हमारे पास लिखित रूप से सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, तो वो हो जाती है इतिहास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किन धातुओं का प्रयोग किया है। ठीक है, यह मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तो वो थी तांबा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है वेनिस का प्रसिद्ध यात्री कौन था। तो वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था दोस्तों मार्को पोलो। दोस्तों सारे के सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन है प्रोफेसर घाटे का। दोस्तों क्वेश्चन मिलता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो एग्जाम के पेपर में आपका छपने वाला है बिल्कुल, कि आग की खोज किस काल में हुई। ठीक है, तो आग की खोज हुई पुरापाषाण काल में। ध्यान रखिएगा, पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। ठीक है, इस काल के मानव के पत्थरों को रगड़कर आग उत्पन्न की, यानी इस काल के जो मानव थे उन्होंने क्या किया, पत्थरों को रगड़कर आग उत्पन्न की यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आग की खोज कब हुई, पुरापाषाण काल में, लेकिन यूज़ करना कब सीखा, तो यूज़ करना सीखा है नवपाषाण
काल में, ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल में आग को यूज़ करना सीखा। खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मिस्र में फ़ाराओं के मकबरे को क्या कहते हैं? तो मिस्र में फ़ाराओं के मकबरे को कहते हैं पिरामिड। अब दोस्तों ये फ़ाराओ क्या हैं? तो फ़ाराओ थे राजा, यानी मिस्र के जो राजा थे उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे फ़ाराओ, और इनके जो मकबरे होते थे इनको कहते थे पिरामिड। जैसे कि आपका गीज़ा का पिरामिड विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पे, ठीक है, यानी बहुत फेमस वो है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि इतिहास की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो टाइबनी के अनुसार इतिहास गतिशील मानव व्यवहार की खोज है यहाँ पे। तो एक डिफिनेशन यहाँ पर आ गई, तो आप डिफिनेशन इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया, यानी विभक्त किया गया है। तो अभिलेखों को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला होता है देशी अभिलेख, दूसरा है विदेशी अभिलेख, ठीक है। तो देशी अभिलेख यानी जो भारतीय शासक थे, ठीक है, उन शासकों ने यहाँ पर इसको लिखवाया, और दूसरे थे विदेशी, तो यानी जो विदेशी जो है शासक थे उन्होंने अभिलेखों को लिखवाया यहाँ पे, ठीक है। जैसे यूनानी वगैरह थे वो क्या थे तो विदेशी, है ना। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सुमेरिया की सभ्यता की राजधानी क्या थी? तो सुमेरिया की सभ्यता की राजधानी थी दोस्तों सुमेर। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी है? ठीक है, यानी जो कांसा होता है, ठीक है, किन धातुओं से मिलकर बनी है? तो तांबे के साथ टिन या जस्ते, यानी इसमें 10% भाग तांबा होगा, 1% भाग होगा टिन, इनको मिलाकर कांसा नामक मिश्रित धातु बनी है, ठीक है, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएगा पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद आएगा नवपाषाण काल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाषाण यानी पत्थरों का जो समय था उसको कहते थे पाषाण काल, ठीक है। यानी पाषाण माने पत्थर ही होता है, युग माने होता है समय, पत्थरों का समय क्या कहलाता है? वो कहलाता है पाषाण युग। इसमें पहला आता है पुरापाषाण काल, इनको 3 भागों में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, उसके बाद आता है दोस्तों नवपाषाण काल, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि होमो सेपियंस क्या है? समझिए, मानव विकास के विकास क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव का आविर्भाव यानी उसका उदय होता है, जिसे होमो सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है बुद्धिमान मानव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों बुद्धिमान मानव या ज्ञानी मानव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसी तरीके से बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि लोथल क्या है, ये कहाँ स्थित है? तो लोथल सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। ये गुजरात का अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सगरवाल नामक ग्राम के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1954-55 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? रंगनाथ राव के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई, ठीक है। तो समझ गए लोथल क्या है? लोथल क्या है? लोथल सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, ठीक है। और कहाँ स्थित है ये? गुजरात के अहमदाबाद जिले में, ठीक। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कौन सा गांव था? सगरवाल गांव, ठीक है। और इसकी खुदाई कब हुई? 1954-55 में इनकी खुदाई होती है। किसके नेतृत्व में या इसकी खुदाई किसने करवाई? तो रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई करवाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिगुरत क्या है, ठीक है। तो सुमेरियन सभ्यता में मंदिरों को जिगुरत कहते थे, यानी सुमेरियन सभ्यता जो थी उनके मंदिरों को क्या कहा गया? वहाँ पर मंदिरों को जिगुरत कहा गया, ठीक। अगला, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, ठीक है। मिस्र कोई नील नदी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नील नदी स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो मतलब भर के दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होंगे। कुछ लोगों के दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन या सारे के सारे पॉइंट वो तैयार होंगे। जिन लोगों ने अभी तक तैयार नहीं किया है तो अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। अगर आपको PDF की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक। तो यानी क्या पूछ रहा है? मानव सभ्यता के शुरुआती काल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक। तो मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को पूर्ण पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी क्या किसके नाम से? पूर्ण पाषाण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है मध्य पाषाण काल के औजार क्या थे? तो ब्लेड, पॉइंट स्क्रैपर, इनग्रेवर, ट्रायंगल आदि पत्थर से उपकरण प्राप्त हुए जो जेस्पर, फिलिपचार्ट नामक विशेष पत्थरों से निर्मित होते थे। तो ये मध्य पाषाण काल के दोस्तों औजार होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है।
खुदाई 1953 में बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा यहाँ पर कराई गई। यहाँ पर प्राग हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1953 में इसकी खुदाई हुई, किसके द्वारा हुई, बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा। ठीक, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राग हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ से आता है। मेसोपोटामिया में विश्व की 3 सभ्यताओं का जन्म हुआ, उनके नाम आपसे पूछ रहा है। तो मेसोपोटामिया में ही विश्व की 3 सभ्यताओं का विकास हुआ। पहले यहाँ पर सुमेरिया की सभ्यता आई, उसके बाद यहाँ पे बेबीलोनिया की सभ्यता, और इनके बाद दोस्तों असीरिया सभ्यता का यहाँ पर उत्थान होता है। ठीक है, यानी एक के बाद एक 3 यहाँ पर क्रमानुसार सभ्यताओं का विकास हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मानव का पहला पालतू पशु कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर मानव के द्वारा पहला पालतू पशु बनाया गया कुत्ते को। अगला, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिए का आविष्कार हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में। अगला, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है दोस्तों मुर्दों का टीला, कभी कभी आता है मृतकों का टीला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुर्दों का टीला और मृतकों का टीला क्या है, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कृषि का आरंभ किस काल में होता है, यानी कृषि की शुरुआत कब होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृषि की शुरुआत होती है नवपाषाण काल में। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सप्तसिंधु के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए, अथवा सप्तसिंधु की किन्हीं 2 नदियों के नाम। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सप्तसिंधु क्या है, यहाँ पर आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है सिंधु नदी, वितस्ता को कहते हैं झेलम, अस्कनी को कहते हैं चिनाब। ठीक, उसके बाद परुष्णी, उसके बाद विपाशा, उसके बाद शत्रुदी, उसके बाद सरस्वती। तो यहाँ पे सिंधु नदी हो गई, वितस्ता का अन्य नाम आता है झेलम। ठीक है, इसी झेलम नदी के किनारे क्या हुआ था, इसी झेलम नदी के किनारे हुआ था सिकंदर और पौरस का युद्ध हुआ था नहीं हुआ था। और यूनानी ग्रंथों में झेलम को क्या कहते हैं या वितस्ता को क्या कहते हैं, यानी इस युद्ध जो हुआ था इसको कहते हैं हाइडेस्पीज का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि वितस्ता का अन्य नाम बताइए, तो झेलम हो जाएगा। अस्कनी का अन्य नाम हो जाएगा चिनाब, परुष्णी का अन्य नाम हो जाएगा रावी। ठीक, विपाशा का हो जाएगा व्यास, शत्रुदी का हो जाएगा सतलज। तो अगला क्वेश्चन आता है कि चीन की सभ्यता का उदय या विकास किस नदी घाटी पर हुआ। तो चीन की सभ्यता का उदय यानी उसका जो विकास होता है वो हुआंगो और यांगटीशियांग नदियों की घाटी में हुआ था। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन फिर आता है कि ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। जैसे यदि कोई घटना ईसा के 100 वर्ष पूर्व घटित हुई तो उसे कहते हैं 100 ईस्वी पूर्व। ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता हो जाएंगे मातृ देवी और पशुपतिनाथ, यानी देवी कौन सी थी, मातृ देवी, और देवता कौन थे, वो थे पशुपतिनाथ यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे जैन धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक थे ऋषभदेव, ये प्रथम यहाँ पे थे तीर्थंकर। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, रुखानी क्या है। तो रुखानी एक औजार है जिसे सल्क यानी फ्लैक औजार भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का स्थान, यानी 2 नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको कहते हैं मेसोपोटामिया। ये किस भाषा का शब्द है, ये यूनानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन आता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है। ठीक, तो जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे उन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। 4 वर्ण आपको पता है, नहीं पता, तो 4 वर्ण हो जाएंगे यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों, 4 वर्ण वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि
संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय के बीच में हुई? तो संपूर्ण वैदिक साहित्य की जो रचना हुई वो 1500 से 600 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। अगला, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था या शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक या राजा घनानंद था, और इसी घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, और हराकर क्या किया? भारत में यानी मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध थे। ठीक है। अगला, पेगोड़ा क्या है? तो पेगोड़ा एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं? तो जैन धर्म के 5 अणुव्रत या 5 अणुव्रत हो जाएंगे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। अगला, सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दोस्तों गान। अगला क्वेश्चन आता है कि प्राचीन वेद है, तो प्राचीन वेद हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद यहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से दोस्तों जो भी बताए गए पॉइंट है वो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे और अच्छे से तैयार कर चुके होंगे। ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक क्वेश्चनों को नहीं तैयार किया, अगर आपको PDF की आवश्यकता हो तो हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।